नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज क्या हुआ, बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। राहुल गांधी और अडानी मामले पर हंगामे के बाद सोमवार सुबह स्थगित हुई सदन की कार्रवाई दोपहर बाद फिर शुरू हुई। राज्यसभा की कार्रवाई कुछ ही देर बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर चली, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले 13 मार्च को बजट के दूसरे चरण का सत्र शुरू हुआ था। सदन शुक्रवार तक लगभग स्थगित ही रहा। उसके बाद शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी थी। सोमवार को एक बार फिर सत्र शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के बाद फिर स्थगित कर दिया गया। इधर विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। इसमें सभी नेताओं ने एक सुर में अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर आवाज उठाने पर सहमति जताई। इसके अलावा राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने का मुद्दा भी संसद में उठाया जाएगा। राहुल को लंदन वाले भाषण पर भी बोलने की मांग विपक्ष करेगा। आज की बैठक में भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। ममता का कोई भी सांसद या नेता विपक्ष दलों की आज हुई बैठक में शामिल नहीं हुआ। सत्र शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच गई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के दिन श्रीनगर में रेप पीड़ित को लेकर बयान दिया था। पुलिस उसी मामले में पूछताछ के लिए पहुंची थी। हालांकि राहुल ने पुलिस अधिकारियों को करीब 2 घंटे इंतजार करवाया। राहुल ने कहा, हम डरेंगे नहीं। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के मेल पर 10 पॉइंट्स का जवाब दिया है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं दीक्षा चौधरी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो भारत के दौरे पर है। उस दौरे से जुड़ी हमारी सहयोगी नितिन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जापान के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच काफी देर तक जो है हैदराबाद हाउस में आज मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि जिन दोनों नेताओं के जो है कई अहम मुद्दों पर बैठ के यहाँ पर बातचीत की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो मुलाकात की जो है दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों नेताओं की जो मुलाकात काफी अच्छी बताई जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कई अहम मुद्दों पर बैठ के बैठक की गई थी। लेकिन बताया जाता है कि G7 में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज न्यौता देने के लिए जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे। दोनों नेताओं के बीच दोनों बैठ के जो है बातचीत की गई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील और MSME और क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं, तो जापानी प्रधानमंत्री ने महीने में G7 बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीति और विश्वास साझेदारी है, आपसी लोकतंत्री मूल और कानून को शासन पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम और PM कृषि हाल के समय कई बार मिल चुके हैं, हर बार उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जापानी PM से आज मुलाकात भी दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए भी अहम बैठक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 को हिस्सेदारी समिति में शामिल होने का न्यौता दिया है और उन्होंने न्यौते को स्वीकार भी कर लिया है। कृषि ने कहा कि दोनों देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करते हैं रहेंगे। हमारे भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग का न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि इससे जापान में भी आर्थिक तरक्की होगी। जापान अगले 5 सालों में भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। इससे पहले सोमवार को सुबह जापानी प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे को देश भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फूमियो कृषि और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठक को प्राथमिकता को लेकर बातचीत भी की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद वह एक थिंक टैंक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां वह अपने संबोधन में मुक्त हिंदी प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी योजना का भी खुलासा करेंगे। बता दें कि हिंदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह से कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाकर चीन को चुनौती से निपटाने का योजना बनाई है। कृषि मुक्त हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए भारत की बढ़ती भूमिका पर भी अपने विचार रखेंगे। मुक्त हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए भारत और जापान के बीच पेट्रोलिंग बढ़ाने की, मैरीटाइम कानून का पालन करने की क्षमता बढ़ाने का, साइबर सुरक्षा, डिजिटल और हरित ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बता दें कि भारत और जापान का चीन की बढ़ती मुश्किलों का जो समझौता है उसे कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब की बार जापान से हमारी तीसरी बार की ये मुलाकात बताई जा रही है। 2022 में भी पहली मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद जापान के प्रधानमंत्री में हैदराबाद हाउस में मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। जिस तरीके से उन्हें G7 का जो न्यौता दिया था उसको
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी कहा है। बताया जाता है कि G20 शेख सम्मेलन भी जो है भारत के अंदर होने वाला है, उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उसी को देखते उन्होंने भी उसका जो है G20 शेख सम्मेलन का भी न्योता दिया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और नई आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबर पर हमारे सहयोगी दिनकर आनंद की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की ओर बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया अब 3 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। आपको बता दें कि 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपने रिमांड पर लिया था, जिसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी के अफसर आधे घंटे तक लंच करते हैं, उसके बाद 1-2 सवाल करके उनको छोड़ देते हैं। यानी कि उनकी वकील दलीलें दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जमानत मिल जाए। फिलहाल उनकी ईडी की रिमांड 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर आरोपियों पर बुलडोजर का कहर बरपा है। हमारे सहयोगी शोएब रिजवी की रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर प्रयागराज में आज बुलडोजर गरजा है। 25 दिन हो गए। हालांकि अभी तक जो एसटीएफ और पुलिस है इस पूरे मामले में जो शूटर्स जिनकी तलाश कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन पीडीए ने ज़रूर आज इस पूरे मामले में एक आरोपी गुलाम, जिसका बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में भी चेहरा कैद हुआ था, उसके मकान पर बाकायदा पीडीए की टीम पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची और उस मकान को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस मकान के बारे में बताया जाता है कि ये गुलाम के परिवार का पुश्तैनी मकान है। इस मौके पर उनकी मां और उनका भाई इस बात से थोड़ा नाराज़ ज़रूर थे। उनकी तरफ से कहना था कि गुलाम ने जो किया है उसकी उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस तरह की कार्रवाई में ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस परिवार से और लोग भी जो जुड़े हैं उनके साथ कोई अन्याय न होने पाए। फिलहाल पीडीए ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए अब तक 5 मकानों को गिराया है। उसमें से गुलाम ये पहला ऐसा शख्स है जिस पर सीधी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अतीक से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस पहली कार्रवाई में गुलाम, जो इस मामले में न सिर्फ सीधे तौर पर आरोपी है, उसका सीसीटीवी में एक चेहरा भी कैद है ऐसा बताया जा रहा है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और बाकायदा रसूलाबाद इलाके में जो उनका पुश्तैनी मकान है उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया गया। हालांकि आने वाले दिनों में इस तरह की न सिर्फ और कार्रवाई देखेगी, जो मकान और भी चिन्हित हुए इसमें जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पुलिस जल्द से जल्द शूटरों को पकड़ पाएगी ऐसा उम्मीद की जा रही है और इसके लिए एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। और मनसा की दाना मंडी में रविवार को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी मनाई गई। इस दौरान मूसेवाला के पिता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासत गरमाई गई है। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि पर उनके पिता बलकौर सिंह ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के दिन चल रहे हैं तो वहीं यूपी में गैंगस्टर साफ कर दिए जाते हैं। पुण्यतिथि पर उनके पिता ने जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज यूपी में गैंगस्टर जमींदोज कर दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब में गैंगस्टर खुलेआम कभी गोलियां चला रहे हैं तो कभी किसी की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अगली बार लोकसभा चुनाव आओगे तो आप मजबूर हो जाओगे लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट करने के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी विकास कर रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब पीछे जा रहा है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज पंजाब में इंटरनेट बंद है, आम आदमी की जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन जेल से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू दे रहा है। बड़ी बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने जमकर योगी सरकार की तारीफ की, साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और उत्तराखंड की धामी सरकार 23 मार्च को अपने शासन का 1 साल पूरा करने जा रही है। हमारे सहयोगी अभय कैंत्रा की रिपोर्ट देखिए। मार्च को धामी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 1 साल पूरा होने पर सरकार की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी का प्रदेश संगठन भी इन कार्यक्रमों को भव्य रूप देने का काम यहां पर करेगा। साथ ही संस्कृति विभाग की तरफ से बाकायदा शासन की तरफ से आदेश दिए गए कि 23 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा और आगामी 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि राज्य सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं से राज्य की जनता लाभान्वित हो सके, उसकी जानकारी घर घर तक पहुँच सके। उसके लिए प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर किया जाएगा।
सीधे तौर पर कहें तो सूचना विभाग इन्वॉल्वमेंट में इसमें रहेगा और ये जरूरत भी है कि राज्य सरकार जो जनहित की कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, इस एक साल की जो उपलब्धियां हैं वो घर घर तक पहुंच सके और जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लगातार धामी सरकार प्रदेश हित के निर्णय ले रही है, विकास को लेकर काम यहाँ पर कर रही है। ऐसे में युवा मुख्यमंत्री जो धाकड़ धामी के रूप में पहचान बना चुके हैं, उनका एक साल भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को हापुड़ दौरे पर रही। हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जनपद हापुड़ के दौरे पर रही। आपको बता दें, हापुड़ पहुंची आनंदीबेन पटेल ने पहले हापुड़ में जिला चिकित्सालय पर SNCU यूनिट वार्ड का उद्घाटन किया और इसके बाद वो हापुड़ थाना देहात के निरीक्षण पर पहुंची, जहां उन्होंने डिजिटल मालखाने का उद्घाटन किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाबूगढ़ कैंट निरीक्षण के लिए पहुंची। उसके बाद व्यापारियों के साथ एक वार्ता की, जिसमें हापुड़ के व्यापारियों ने मेट्रो ट्रेन की हापुड़ तक चलाए जाने की प्रस्ताव मैडम के आगे रखा। आपको बता दें, हापुड़ पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने SSV कॉलेज के अंदर महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पिलखवा हैंडलूम नगरी का निरीक्षण करेंगी और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो इस तरीके से जनपद में आज तमाम कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल रहीं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और सपा नेता उदयराज यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन उनके निर्देशित करने के बावजूद उन्नाव जनपद में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, उन्नाव जनपद में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 5 हत्याएं, 3 एक्सीडेंटल मौतें, 1 सुसाइड व 1 अज्ञात शव बरामद हुआ। 24 घंटे में लगभग 10 लोगों की जानें गई। उन्नाव में पूरी तरह से कानून व्यवस्था धड़ाम हो गई है। पुलिस प्रशासन हत्याएं रोकने में नाकाम साबित होता दिख रहा, अपराधियों का बोलबाला दिखाई दे रहा। जी हाँ, उन्नाव में अपराधी चरम सीमा पर पहुंचकर अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं, लगातार अज्ञात शव बरामद हो रहे हैं। वहीं पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है। वहीं उन्नाव में पूर्वा के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने भी पुलिस प्रशासन व कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा और उन्होंने कहा कि उन्नाव में जितने भी थाने हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उन थानों को चला रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से आम जनमानस को परेशान कर रही है और उनकी अगर बात की जाए मदद की, तो मदद के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और लगातार उन्नाव जनपद में हत्याओं का सिलसिला जारी है। अब तो देखने वाली बात होगी कि उन्नाव का पुलिस प्रशासन किस तरह से इस कानून व्यवस्था को पटरी पर लाता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। तो वहीं अमरोहा में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर मौत होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र का है, जहां पर बस्ती रोड पर अपने घर को जा रही महिला को पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार युवक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं महिला की शिनाख्त करके परिजनों को जल्द जानकारी देने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी परिजनों की तहरीर होगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मुनीस अहमद के साथ मैं MD इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। धर्म परिवर्तन करा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी आदित्य नारायण की रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोरखपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। यह व्यक्ति खोराबाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारापाड़ से हिरासत में लिया गया है,
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यह व्यक्ति भाग रहा था। तो इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा तो इसने बताया कि मुझे धर्म परिवर्तन कराता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये व्यक्ति बनारस का रहने वाला है, इसका नाम संजय कनौजिया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसमें पता चला कि ये धर्म परिवर्तन से संबंधित मामला है, इसलिए पुलिस उस पर 3/5 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस पर विधिक कार्रवाई कर रही है और पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। करीब 50 महिलाओं मौके पर मिली हैं, जिन्हें वो बाइबिल और कैंडल देकर धर्म परिवर्तन करा रहा था। आदित्यनाथ श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। और हरदोई में स्कूल के टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी ने। एक रिश्ते शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता रहे हैं, टोंडरपुर के एक विद्यालय का मामला है, कस्तूरबा बाग का, जहां पर एक उर्दू के टीचर, उनका नाम है मुजीब, उन्होंने अपनी छात्राओं से अश्लील बातें करते हैं और बैड तरीके से उसको टच करते हैं। जब इस मामले पर बीएसए को जानकारी हुई तो बीएसए ने वहां पे टीम भेजी। टीम भेजने के बाद में बीएसए वहां पे जब छात्राओं ने उनकी शिकायत करी, पूरा मामला जब सामने आया है, तो मिस्टर मुजीब को, जो अध्यापक हैं वहां के, उनको स्कूल जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में 3 टीचरों को लगाया गया है, जिनकी टीम गठित करके बनाया गया है। अब पूरे मामले पे जांच की जा रही है कि आखिरकार दोषी मास्टर किस तरीके से बच्चों को हरेसमेंट करता था और बच्चों को बैड टच करता था और अश्लीलता की बातें करता था। ये देखने की बात होगी कि अब मास्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। यूपी के कौशाम्बी में ग्रामीणों ने 2 युवकों को दी तालिबानी सजा। खबर की पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी। कौशाम्बी में सैनिक क्षेत्र के गोविंदपुर गुरियों में ग्रामीणों ने 2 युवकों को तालिबानी सजा दी है। शनिवार की रात दोनों युवक बदमाश समझकर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया था। इसके बाद एक युवक को पेड़ से तो दूसरे युवक को विद्युत पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों बदमाश चोरी की नीयत से गांव में घुसे थे और दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। पुलिसकर्मियों ने इलाकाई पुलिस को मामले की जानकारी दी तो मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने किसी तरीके से दोनों लोगों को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाया। इसके बाद दोनों युवकों को पुलिस चौकी ले जाकर चली गई। दोनों युवकों को बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान छात्र ने किया सुसाइड। हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान हुई नाबालिग किशोरी ने अपने सुसाइड कर लिया है। दरअसल किशोरी के द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन किया गया था, जिसकी हालत बिगड़ गई थी। उसे आनंद फानंद में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर किशोरी का उपचार किया जा रहा था। वहीं किशोरी की हालत बेहद गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं मौत की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया है और तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। पुलिस के द्वारा इस घटना में जिस युवक के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी उसे गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़िता के और जो आरोपी हैं वो के घर आमने सामने हैं और इससे पहले भी उनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। जिस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही को अमल में लाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा कही जा रही। वहीं छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक आरोपी से पूछताछ की जा रही। अन्य 2 लोगों का नाम और सुसाइड नोट में था, जिसकी जांच भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। रायबरेली में भ्रष्टाचार की कैसे भेंट चढ़ गया, 4 दिन पहले ही बना सड़क। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य कराने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति को कायम कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा हिदायत दी जा रही है। लेकिन इसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। रायबरेली जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को मुंह चिढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, चंद दिनों पूर्व बनी एक मार्ग के मरम्मतीकरण का मामला है, जिसको 4 दिनों पूर्व बनवाया गया था और उसका मरम्मतीकरण कराया गया था। लेकिन बेमौसम हुई हल्की बारिश ने उस पूरे मार्ग के मरम्मतीकरण में भ्रष्टाचार की कलई खोल दी।
आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सिविल लाइन ओवरब्रिज का है, जो 4 दिनों पूर्व उसका मरम्मतीकरण करवाया गया था और उसके लिए टेंडर कराया गया था, लेकिन उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य किया गया है वो पूरी कलई बेमौसम हुई बरसात ने खोल दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह सामाजिक संगठन के द्वारा पूरे मामले को उच्च स्तरीय शिकायत करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के खिलाफ किस तरह की तेज तर्रार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें रायबरेली की तेज तर्रार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ऐसे अधिकारियों में शुमार हैं कि वो त्वरित कार्यवाही के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और इसकी बिना परवाह किए उसने इतना बड़ा घोटाला करते हुए सड़क का मरम्मतीकरण कराया है, जिसको लेकर अब पूरे मामले की शिकायत करने वाले लोगों का जो मामला है उसको किस तरह से संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारी कार्यवाही करेंगे, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे ही कार्यदायी संस्थाओं पर क्या किस तरह का पाबंद लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस पर हमारे सहयोगी राकेश यादव की रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बर्डपुर के सुचकुड़िया गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो कि कई सालों से गौरैया को पाल रहा है और उसकी दिनचर्या बन गई है। हर दिन उनके बच्चे और उनके परिवार वाले उनको दाना पानी भी खिलाते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ये विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको जो है बचाने के लिए इस तरह का हम जो है कर रहे हैं कि और लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि जिससे लोग सीख लें और घरों पे भी अपने ये गौरैया को पालें और कि जिस तरह से ये विलुप्त होती नज़र आ रही हैं उनको लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये घोंसला बना के अपने घर में ही गौरैयों को पाल रहे हैं और शरण दिए हुए हैं। ऐसे में उनका कहना कि हर कोई हमारा परिवार हर सदस्य उसमें लगा रहता है, पानी और दाना उनके लिए बराबर सुबह से ही खिलाते पिलाते हैं, जिससे और गांव में भी ये जो है कई लोगों के गांव में घरों में जाके भी ये घोंसला बना के पालने के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस तरह से ये विलुप्त होती रहें उनको लेकर ये जो है बनाया जा रहा है कि हर जगह जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिससे विलुप्त ना हो और इनकी प्रजाति बनी रहे। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। जालौन में कम नहीं हो रहा अवैध तमंचे के प्रदर्शन का ट्रेंड, क्या है ताजा मामला बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। अवैध असलहों को लहराते हुए डीजे पर डांस करने का मामला सामने आ रहा है, जहां एक के बाद एक शादी समारोह व घर के अन्य फंक्शनों में कुछ लोगों के द्वारा अवैध असलहों का प्रदर्शन किया जाता है और डीजे पर अवैध असलहा लेकर लहराते हुए डांस करने का मामला कोई नया नहीं है। वहीं ताज़ा मामला एक बार फिर से जालौन में देखा गया है, जहां कुछ युवकों के द्वारा अवैध तमंचा हाथों में लेकर डीजे पर डांस करते हुए नजर आए हैं। जहां यह पूरा ताज़ा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम उकासा का बताया जा रहा है, जहां उकासा में एक घर के फंक्शन पर डीजे लगा हुआ था, जहां डीजे पर कुछ लोगों के द्वारा हाथ में असलहा लेकर डांस किया जा रहा था, जिसका वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। और वहीं जहां सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए डांस का वीडियो सामने आया तो पुलिस हरकत में आई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं यह पूरा मामला जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम उकासा का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। और जौनपुर में अवैध शराब पार्टी और बार बालाओं के डांस को लेकर प्रशासन ने छापेमारी की। हमारे सहयोगी विवेक कुमार की रिपोर्ट देखिए। उस होटल में पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 विदेशी लड़कियों समेत 3 दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। बताया जाता है कि जौनपुर के लाइन बेया थाना क्षेत्र के उस होटल में जो है कल बीती रात अवैध शराब पार्टी व ठुमका लगाए जाने का कार्यक्रम था। हालांकि सूचना पर पुलिस जो है होटल पर पहुंची और
छापेमारी के दौरान पुलिस ने जो है 4 विदेशी लड़कियों को हिरासत में लिया। तो वहीं जौनपुर के कई जो है नामचीन और प्रतिष्ठित व्यापारियों को जो है हिरासत में लिया गया और पुलिस सभी लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला जो है जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि अवैध तरीके से पार्टी थी, पार्टी में जो है शराब, कबाब और शवाब जैसी बातें सामने आई। हालांकि पुलिस सभी लोगों को हिरासत में लेकर और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।